हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कुछ हिंदी शिक्षण शास्त्र के प्रश्नों के साथ हम आपके समक्ष मुखातिब हुए हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आप 2020 से लेकर अब तक परीक्षाएं हुई है, बार बार उस प्रश्नों को दोहराया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा घुमाया गया है और कुछ टेक्निक की ज़रूरत है इसको हल करने के लिए। वैसे ही प्रश्न है जो परीक्षा में देख के आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज तो ज़रूर हो जाते हैं, जिसके वजह से टाइम भी किल होता है और सही ना होने की भी जो है चांसेस बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके फ़ायदे की वीडियो है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पे दिखेगा कि कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि कुछ एक प्रस्तुत किया जा रहा है, कुछ पाठ है या फिर कोई टॉपिक है जिस पर विद्यार्थियों को एक एक करके अपनी राय देने की है और अध्यापक के नाते आप उसका आकलन किस प्रकार करेंगे ताकि वो सटीक लगे कि नहीं सटीक ये है। तो वो उसी चीज़ को इस प्रश्न में पूछा गया है। पहला ऑप्शन जो है, भाषा में प्रवाह, विषय वस्तु में निपुणता, विभिन्न लेखनों का कथन और प्रस्तुतिकरण। तो देखिए, आप जब आकलन करेंगे तो सबसे पहला चीज़ आप देखेंगे कि क्या भाषा में प्रवाह है कि नहीं। उसके बाद आप देखेंगे कि उसकी प्रस्तुतिकरण शैली कैसी है और उसके बाद आप जो देखेंगे विषय वस्तु को रखने की निपुणता बच्चे में है कि नहीं। आप यानी कि 1, 2, 4 इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको दिया हुआ मिला होगा इस प्रश्न का ऑप्शन 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 4 ऐसे करके ऑप्शन आपको मिला होगा। लेकिन इसमें जो सही आंसर आपका होगा, एक जो है भाषा में प्रवाह, दूसरा विषय वस्तु की निपुणता और प्रस्तुतिकरण शैली। ये 3 चीज़ों के माध्यम से ही आप विद्यार्थी का आकलन कर सकते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ यह सही है। तो इसका जो आंसर होगा 1, 2 और 4 ये तीनों ही आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको जो दिखने को मिलेगा वो है, निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं। पारस्परिक शिक्षण के बारे में अगर हम जान लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक बालक दूसरे बालक से प्रश्न करता है और उसमें स्पष्टीकरण या जो है सारांशीकरण करने को कहता है या फिर उसका सटीक उत्तर देने को कहता है। तो इसमें अनुमान लगाने वाली भी बातें आती है। तो कहीं ना कहीं क्या वो उसका ये होगा, अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण करना, क्या मान लेना, चर्चा करना, नोट करना या सारांशीकरण करना, कल्पना करना, प्रस्तुति करना, प्रश्न करना, सारांशीकरण करना, विचार करना, अभिव्यक्त करना, मॉनिटरिंग करना और सारांशीकरण करना। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा कि पहले अनुमान लगाएगा, फिर प्रश्न करेगा, उसके बाद उस पर जो है स्पष्टीकरण मांगेगा, उसके बाद सारांशीकरण होगा, यानी कि सारांश तरीके से वो बता पाएगा। तो कहीं न कहीं इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो होगा 2 का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक प्रश्न जो आपके सामने दिखेगा वो है, संप्रेषण गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहाँ भी आवश्यकता हो मदद हो रही है, धीरे धीरे विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व डाल रही है या अध्यापिका क्या कर रही है। क्या वह विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही है, क्या विद्यार्थियों को मदद दे रही है, क्या विद्यार्थियों को पुनर्बलन दे रही है, क्या विद्यार्थियों को निर्देश दे रही है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या कर रही है इसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो संप्रेषण की गति में जो है आपने सुना होगा कि मदद देना या पार पाना या ZPD आपने सुना होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि 3 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को मदद दे रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 जो आपको दिखने वाला है
वो है भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर विद्यार्थी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं। अंतःक्रिया के दौरान जब भी जहाँ भी आवश्यकता हो अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत मदद के रूप में दे रही है। यह समझ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत को जो है प्रतिबिंबित करता है या संकेत कर रहा है, कौन से सिद्धांत पर। तो प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये कर क्या रही है, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर अंग्रेजी भाषा जो है अंग्रेजी भाषा के एक दूसरे की पसंद और नापसंद को जान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका सही आंसर जो हो जाएगा यह अंतःक्रियात्मक की ओर संकेत कर रहा है, सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत के अकॉर्डिंग या इंगित कर रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। द्वितीय भाषा अधिगम में क्या शामिल है। यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है वो यही पूछा जा रहा है कि द्वितीय भाषा अधिगम में क्या शामिल है। तो पहला ऑप्शन है लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों को प्रति प्रतिक्रिया देना। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के श्रव्य और लिखित सामग्रियों का उपयोग करना, अकादमिक रूप से लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया देना और विशिष्ट स्थितियों में कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करना। तो द्वितीय भाषा अधिगम में क्या शामिल है। द्वितीय भाषा का मतलब होता है कि आपकी मातृभाषा के बाद जो भाषा सीखी जाती है वो उसमें उस अधिगम में यानी कि सीखने की प्रक्रिया में क्या कुछ शामिल है। तो प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर क्या होगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो सही आंसर आपका होगा वो हो जाएगा द्वितीय भाषा के अधिगम में विभिन्न प्रकार की जो श्रव्य और लिखित सामग्री होती है उसी का उपयोग शामिल होता है और मनुष्य अपनी भाषा रहन सहन की कोई दूसरी भाषा सीखकर अपने सामाजिक संप्रेषण या फिर उन क्षेत्रों को जोड़ सके जिसकी पूर्ति द्वितीय भाषा के माध्यम से ही संभव होती है। तो कहीं ना कहीं इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 का बी यानी कि विभिन्न प्रकार के श्रव्य और लिखित सामग्री का उपयोग करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 जो आपको दिखने वाला है वो है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दीय इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है। संरचनात्मक उपागम, मौखिक उपागम, प्राकृतिक उपागम, शब्दकोशीय उपागम किस पर जो है किसकी भूमिका पर बल देता है। प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शब्दकोशीय उपागम जो होता है वो आपका होता है भाषा अधिगम की बहुशब्दीय इकाई वाक्यांशों पर बल देता है। तो कहीं ना कहीं आपका ये तो मौखिक उपागम ही होगा, मौखिक उपागम ही है जो कि भाषा पारंपरिक व्याकरण और शब्दावली से नहीं बल्कि अक्सर पहले से गढ़े हुए शब्दों के समूहों से बनती है। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से असमान पहचाने। बच्चों में प्रथम भाषा के विकास के समानांतर अर्जन स्वाभाविक होते हैं। अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है। अर्जन भाषिक निपुणता के स्वाभाविक विकास से संबंध रखता है। अर्जन भाषा के नियमों के चेतन पर बल देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो अर्जन जो है भाषा के नियमों के चेतन पर बल देता है। जी हाँ दोस्तों, 7 का सही आंसर जो होगा वो आपका होगा अर्जन भाषा के नियम के चेतन ज्ञान पर बल देता है। अन्य कथन असमान है क्योंकि अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है। नोम चोम्स्की ने भी कहा है कि भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जो है जन्मजात होती है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे निगेटिव प्रश्न है कि विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति इस पर तो होनी चाहिए, सभी को एक समान समय देना चाहिए, होनी चाहिए और उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना चाहिए। विशिष्ट वर्ग या विशिष्ट संस्कृति को समुद्रत नहीं करना चाहिए, ये इसका सही आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न संख्या जो है 8 का डी ऑप्शन उच्च स्तरीय चिंतन
जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे कि इसका विशिष्ट वर्ग संस्कृति को समुद्रत करना ये होना चाहिए। उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा कि भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस प्रकार से होना चाहिए। स्वर्णिम ज्ञान, वाक्य विन्यास, रूपक ग्राम और जो है बर्तनी विषय, क्या चारों में से कौन सा सही होगा। तो इसके बारे में हम लोग अगर बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 9 का सी ऑप्शन रूपक ग्राम ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि रूपक ग्राम को भाषा के शब्दों में आंतरिक संरचना और शब्दों को जो है रचना में शामिल करने वाले नियमों को अध्ययन के रूप में जाना जाता है। और जो है किसी भी भाषा में जिन नियम और प्रक्रियाओं के कारण वाक्य का निर्माण हो उसे हम वाक्य विन्यास कहते हैं। स्वर्णिम वर्णिम ये सब अलग चीज़ें हैं, इसको बताया जाएगा। चलिए जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बताते चले कि अधिगम और अर्जन से संबंधित ये सारे प्रश्न थे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। इस पर इसके कॉन्सेप्ट का वीडियो जस्ट इसके बाद ही आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसमें अधिगम क्या कहलाता है, अर्जन क्या कहलाता है, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। और कुछ वाइगोस्की, कोहलबर्ग, नोम चोम्स्की के बारे में भी कुछ जानेंगे चीज़ें, क्योंकि हिंदी भाषा के लिए यह ज़रूरी है। अगर 30 अंक के पेपर मिलते हैं तो बहुत सारे प्रश्न अधिगम, अर्जन, भाषा कौशल और पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, नोम चोम्स्की ये सारे से प्रश्न आपसे अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बने रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।